चार्ज इज ए प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा कि जहाँ पे करंट की स्टडी होती है, करंट किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से, चार्ज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब किसकी बारी आती है, असल में करंट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। करंट इलेक्ट्रिसिटी या आप जिसको बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से और आपकी डेली लाइफ के हिसाब से ये हो जाता है। काफी प्रैक्टिकल चैप्टर होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल्स भी काफी रहेंगी, तो एक मैथमेटिकल पोर्शन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, कुछ डेरिवेशंस आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप लोगों तक हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से रिलेटेड सारे वीडियो टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली ये चैप्टर क्या है, क्या इसका मीनिंग है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है, क्या क्या बुनियादी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। देखो ध्यान से, जैसे आप लोग इस चैप्टर में घुसते हो ना, तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द आप लोगों ने बहुत बार अपनी डेली लाइफ में सुना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज एवरीवेयर। अगर आप लोग ह्यूमन ब्रेन की बात करते हो तो वहां पे भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। अगर पानी के अंदर शार्क की बात करते हो, किसी फिश की बात करते हो, तो बहुत सारी ऐसी फिश है जिनके अंदर करंट पाया जाता है, तो वहां पे भी एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। अगर आप लोग आसमान की बात करते हो तो वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट होता है। आज जिस डिवाइस में आप लोग ये सेशन लगा रहे हो वो डिवाइस भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलता है। ऑलमोस्ट जितने भी डिवाइसेज आज हमारे यहाँ पे काम करते हैं वो किसकी हेल्प से चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलते हैं। दैट्स व्हाई ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उससे पहले अभी चैप्टर को शुरू करने से पहले दो बुनियादी टर्म्स है बच्चों जिनको समझ लेना है। पहला है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट। मैक्सिमम क्लास 10th के स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है, एक क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट की जहां पे स्टडी की जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हो बेसिकली आप लोग इलेक्ट्रिसिटी। इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूं तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, जैसे आप लोगों ने आज तक क्या पढ़ते आए हो कि आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम क्या है, आपका फिजिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिक्स में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हम दो चीजों की स्टडी करते हैं। पहला क्या करते हैं हम लोग, एक तो नेचर की स्टडी करते हैं और दूसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग, नेचुरल फिनोमिना। क्या पढ़ते हैं, नेचुरल फिनोमिना, यानी कि प्रकृति और प्रकृति में घटित घटनाओं के बारे में जहां पे पढ़ा जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, फिजिक्स बोलते हो। अब इस केस में आपको एक बुनियादी चीज ये समझनी है माय डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स के अंदर अलग अलग कैटेगरी हम लोग बना के चलते हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर केवल आपको मोशन के बारे में अगर स्टडी करनी है ना, तो आप लोग उसको मैकेनिक्स के अंदर डाल दोगे, ठीक है, एक अलग से ब्रांच आ जाएगी जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, मैकेनिक्स, ठीक है। अगर मान लो फिजिक्स में आपको केवल हीट के बारे में स्टडी करना है, फिजिक्स की ब्रांच जहां पे हीट की स्टडी की जाती है, तो उसको बोलते हैं आप लोग थर्मोडायनामिक्स। यस, क्या बोलते हैं आप लोग, थर्मोडायनामिक्स। में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये क्या हो गया आपका थर्मोडायनामिक्स। अगर आप लोगों को लाइट यानी कि प्रकाश की स्टडी करनी है तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं आप लोग ऑप्टिक्स। ऐसे ही हम लोग चलते जाते हैं सिमिलर पैटर्न में। अगर आपको फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करनी है ना, ध्यान से समझना मेरी बात, किसकी स्टडी करनी है, अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करनी है तो किस ब्रांच में चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो यहां से आप लोग एक डेफिनेशन क्या कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of electric current। जहां पे आपके इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी की जाती है ना, उसको क्या कहते हो आप लोग, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कहते हो, ठीक है। तो यहां से एक बुनियादी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट तो खैर हमें इस चैप्टर में पढ़ना ही है क्योंकि ये बुनियादी बात है। आई होप कि इलेक्ट्रिसिटी का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। ऐसे बहुत सारी है, यहाँ पे खत्म नहीं होती है कहानी, ईटीसी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज और भी है, ठीक है। तो हमारा मुद्दा केवल इलेक्ट्रिसिटी का था। अब चलिए पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिसिटी की कहां पे जरूरत है, मैंने बताया आज हम फैन यूज करते हैं या फिर एसी यूज करते हैं। फैन आप लोग यूज करते हो या एयर कंडीशनर यूज करते हो, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, ऐसे आप लोग हाथ से पंखा हिलाते थे, लेकिन आज क्या है, आज हमारे पास डिजिटल डिवाइसेज है जिनकी हेल्प से हम लोग ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए बुनियादी चीज क्या चाहिए आपको, इसके लिए बुनियादी चीज चाहिए आपको इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग देख पा रहे हो कि पहले ऐसे रोशनी होती थी, ठीक है, रोशनी के लिए ऐसे लैंप लगे होते थे, ठीक है। आज इनकी जगह पे एलईडी आ गई है और इनसे पहले
पहले आपके बल्ब होते थे, ठीक है। तो ये सभी चीजें किससे ऑपरेट होती है, इलेक्ट्रिक करंट से ऑपरेट होती है, ठीक है। तो ये एक बुनियादी बात है कि आज के टाइम पे सारी चीजें क्या बन चुकी है, हमारी एक नीड बन चुकी है, जिनके बिना कुछ भी कर पाना इम्पॉसिबल है। अब जो करंट बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, एक शब्द मैंने आपको बोला है इलेक्ट्रिक करंट। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे ये शब्द है क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए बेसिक चाहिए क्या, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसके लिए एक ही चीज की जरूरत है, वो है आपका चार्ज, ठीक है। और चार्ज क्या करना चाहिए, आपका फ्लो करना चाहिए। अगर आपका चार्ज फ्लो करता है तो आप लोग उसको क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स इट। आप लोग क्या बोलोगे, जहां पे चार्ज अगर आपका फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक बुनियादी बात और क्लियर करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये जो चार्ज है ना, चार्ज असल में होता क्या। तो चार्ज की डेफिनेशन एक बार आप लोग समझेंगे कि जो ये आप लोगों ने बोला, मैंने यहाँ पे बोला है ना, आपका क्या है, ये आपका चार्ज, ठीक है। चार्ज को आप लोग बेसिकली क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब चार्ज के अंदर क्या होता है, जब आप लोग बुनियादी डेफिनेशन की बात करते हो ना, तो चार्ज को मैं कहता हूं चार्ज इज ए प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी। एक शब्द मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे दो शब्दों में डिफाइन किया इसको। पहला शब्द मैंने लिया है आपका प्राइमरी, और उसके आगे मैंने लगा दिया आपका फिजिकल, और उसके आगे आ गया आपका क्वांटिटी, ठीक है। पहला शब्द है ये। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चार्ज को जब आप लोग डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे, चार्ज इज ए प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग अपने आप में ध्यान से समझ लो, अपना एक मीनिंग होता है। अगर आप लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है ना, तो आप क्लास 11th में जाके डिफाइन करते हो, ठीक है। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर, आप लोग क्या कहते हो, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर, यानी कि जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ठीक है। जिसको मापा जा सकता है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं आप लोग फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि छोटे लेवल की है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज होता क्या है, चार्ज इज ए प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी। एक दूसरी डेफिनेशन, एक दूसरा जो पॉइंट इसमें आपको ऐड करना है वो ये है कि आप लोग लिखोगे ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस। ध्यान से समझे, इलेक्ट्रिक एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस, इट्स रिलेटेड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस। ध्यान से समझ ले, इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस मतलब कहने का क्या है, पहली चीज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आप चार्ज को जब डिफाइन करते हो ना, तो चार्ज एक प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी होती है, और ये चार्ज वही है जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी इफेक्ट होते हैं उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका चार्ज होता है। ये एक डेफिनेशन की बात है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है आपका चार्ज को क्यू से। ध्यान से समझ ले, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया है, क्यू से। अगर आप लोग टाइप ऑफ चार्जेस की बात करते हो तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक आपका प्लस होता है और एक आपका माइनस होता है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो दो टाइप के चार्ज हो गए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देता हूं, पहला केस आप लोगों को देखना है, अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास या नेगेटिव को नेगेटिव के पास, यानी कि सेम चार्जेस हमेशा रिपल्सन शो करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर सेम चार्जेस की बात करूं तो क्या करते हैं बच्चों, वो रिपल्सन करते हैं। लेकिन अगर आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव ले लो या पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव ले लो, अपोजिट या अनलाइक चार्ज लेते हो तो क्या शो करते हैं, आपका अट्रैक्शन शो करते हैं। क्योंकि दो टाइप के चार्ज हो गए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर सेम या लाइक चार्जेस की बात करते हो तो रिपल्सन होएगा, और अगर अपोजिट चार्जेस की बात करते हो तो क्या करते हैं, आपका अट्रैक्शन करते हैं। तो ये आपको बुनियादी बातें पता होना चाहिए कि चार्ज कितने टाइप के हो गए, दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज का रिप्रेजेंट किससे किया, क्यू से, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, चार्ज की एक बनती है आपकी एसआई यूनिट, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, हम बेसिकली कूलम बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, कूलम, ठीक है। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो सी से होती है। ये ऐसा यूनिट है, ऐसा सिस्टम में होती है। अगर बहुत सारे बच्चे सीजीएस में जानना चाहते हैं तो मैं वो भी बता देता हूं। अगर सीजीएस सिस्टम में आप लोग जानना चाहते हो तो इसकी पहली यूनिट होती है ईएसयू, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। प्लस में एक और होती है इसकी जिसको आप लोग बोलते हो स्टेट कूलम। ध्यान से समझने, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, स्टेट कूलम। तो दो यूनिट हो गई आपकी चार्ज की। पहला क्या हुआ, ऐसा यूनिट आपकी कूलम हो गई, और दूसरी यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। ये सारी बातें थी किसके बारे में, चार्ज के बारे में। तो आई होप कि चार्ज आपका क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली चार्ज होता क्या है। अब यहां से जब आप लोग आगे चलोगे ना, तो एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे आपकी कोई भी बॉडी है वो न्यूट्रल है, ठीक है। ये कोई भी बॉडी है जो आपकी न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है
तो कैसे इसको चार्ज किया जाए, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग ध्यान से समझ ले। कोई भी बॉडी चार्ज करने के लिए हमें दो ही चीजें करानी पड़ती हैं, या तो बॉडी आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, ध्यान से समझ ले, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वो करे आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ध्यान से समझे मेरी बात, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई भी बॉडी क्या हो सकती है, चार्ज हो सकती है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा जो भी आपका मटेरियल है, मैटर है, उसमें प्रोटॉन होते हैं और आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और आप लोग ध्यान से देखें, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उतना ही क्या होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अब कंसीडर क्या किया कि किसी ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। मान लो पहले दो पॉजिटिव थे तो दो ही क्या थे, नेगेटिव, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। इसलिए ये क्या करेगा, अगर कोई भी बॉडी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है तो कैसा चार्ज एक्वायर करती है, वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है। ऐसे अगर उसने लॉस कर दिया तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि एक बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो इसका मतलब उसने क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो ओवरऑल उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये बुनियादी बातें हैं जो चार्ज के बारे में आपको पता होना चाहिए। चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, और कैसे आप लोग एक बॉडी को चार्ज कर सकते हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं यहाँ पे चार्ज से ही रिलेटेड, कि चार्ज की तीन प्रॉपर्टी बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिनके बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए। एक आपका होता है कि आपका जो चार्ज है वो कंजर्व्ड होता है, ठीक है। दूसरी जो यूनिट है वो चार्ज है आपका क्वांटाइज्ड है, ठीक है, ध्यान से समझ ले, चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। तीसरा है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ध्यान से समझ ले मेरी बात को, ये तीनों प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकता है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एंड चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड, और चार्ज कैसा होता है आपका, कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना आप इसको बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट क्या कर सकते हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब दूसरा है एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर मतलब जैसे आप लोग प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3 ऐसे सिंपल ऐड नहीं करते हो अलजेब्रा में सिंपल लो से, वैसे ही आप लोग चार्ज को भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो सिंपल अलजेब्रा के नियम लगा के, ठीक है। जो भी आपके अलजेब्रा के नियम है वो लगा के आप लोग चार्ज को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। एक प्रॉपर्टी बच गई जो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है, चार्ज इज इक्वल टू द पॉजिटिव नेगेटिव एन ई। ध्यान से समझे, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, पॉजिटिव नेगेटिव एन ई, यानी कि चार्ज इज इक्वल टू द पॉजिटिव नेगेटिव एन ई, जहां पे एन होता है आपका कोई भी नेचुरल नंबर में, तो इसकी वैल्यू होगी 1 2 3 और 4, ठीक है। तो एन क्या होता है आपका नेचुरल नंबर। और यहाँ पे बुनियादी बात क्या समझनी है आपको, कि जो आपका ई है ना, ई टेंस करता है एलिमेंट्री चार्ज को, किसको करता है आपका, एलिमेंट्री चार्ज को, ठीक है। और एलिमेंट्री चार्ज की जो वैल्यू है बच्चों वो होती है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये किसकी वैल्यू होती है आपकी, एलिमेंट्री चार्ज की। तो कुल बुनियादी बातें मैंने आपको बताई, क्योंकि करंट है ना, करंट का जो टोटल लेना देना है वो किससे है, चार्ज से है। तो चार्ज आपको समझ में आना चाहिए, चार्ज असल में होता क्या है, ठीक है। एक क्विक रिवीजन हम लोग चार्ज का लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चार्ज इज ए प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है। ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेम चार्जेस रिपल्सन करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन करते हैं। ये बात आपको आई होप की समझ में आ गई होगी। चार्ज की जो यूनिट है सीजीएस में आप लोग लेके चलते हैं 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टेट कूलम, और आपके एसआई में क्या होती है, कूलम, ठीक है। चार्ज अगर कोई भी बॉडी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है तो नेगेटिवली चार्ज होती है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है तो पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब तीन प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये बुनियादी बात है। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, Q इज इक्वल टू द पॉजिटिव नेगेटिव एन ई, जहां पे n आपका नेचुरल नंबर है और आपका E एलिमेंट्री चार्ज है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव, मतलब सिंपल लो लगा के आप लोग इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। आई होप के चार्ज के बारे में क्लैरिटी आपको मिल गया होगा, ठीक है। चार्ज के बारे में एक बुनियादी समझ आपको डेवलप होगी। अब चार्ज की बात जब हमें समझ में आ जाती है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा कि जहां पे करंट की स्टडी होती है, करंट किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से। चार्ज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब किसकी बारी आती है, असल में करंट क्या होता है, ठीक है। देखो करंट की एक बुनियादी परिभाषा ये होती है कि जो आपके चार्ज फ्लो करते हैं ना,
उसका रेट ले लो, रेट का मतलब अपॉन में टाइम, ठीक है, उसकी दर, जो भी चार्ज फ्लो करता है उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये एक जरूरी डेफिनेशन आप लोग दे सकते हो, किसके केस में, इलेक्ट्रिक करंट के केस में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसके रेट को क्या बोलते हो बच्चों, उसको बोलते हो आप लोग इलेक्ट्रिक करंट। तो यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से मेरी बात समझना, अगर आप लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हो ना, तो इसको आप लोग आई से रिप्रेजेंट करते हो, मतलब आई का मतलब क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब जैसे कोई भी वायर है उसमें एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। आगे जाके पढ़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल आपका हाइयर पोटेंशियल को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका हाइयर पोटेंशियल, समझने के लिए आप लोग समझ लो, मान लो 5 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लोअर पोटेंशियल होता है। कैसा होता है आपका यहाँ पे होता है बेसिकली लोअर पोटेंशियल। अब हम इसको जर्नली क्या कंसीडर करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आई। किससे रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, आई से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना मेरी बात, क्योंकि इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। अब अगर आप लोग फॉर्मूले की बात करते हो तो क्योंकि करंट है, करंट में कौन फ्लो कर रहा है, आपका चार्ज। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हो, क्यू से। और अगर हमें रेट लेना है ना, हमेशा हमने बात की है यहाँ पे रेट की, ठीक है। तो रेट जो होता है उसके लिए आप लोग अपॉन में टाइम लेके आते हो, ठीक है। तो करंट का क्या फॉर्मूला बनेगा, आई इज इक्वल टू द क्यू अपॉन में टी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आई इज इक्वल टू द क्यू अपॉन में टी, ये करंट का फॉर्मूला होता है। एक बुनियादी बात और आपको समझा दूं मैं कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम। टाइम की क्या होती है आपकी सेकंड, ठीक है। तो इसकी सेकंड यूनिट क्या बन गई, 1 कूलम पर सेकंड। अगर आप लोगों को यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आपको डिफाइन करना है 1 एम्पियर करंट को, तो आप लोग क्या कहोगे, जब भी 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है ना, यहां से 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है तो वहां पे टोटल 1 एम्पियर करंट बनता है, ठीक है। तो करंट की कहानी आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, एग्जैक्टली क्या कुछ आपका करंट रहता है। एक बुनियादी बात और बता दूं मैं, आपका करंट की जो डायरेक्शन भी होती है, ध्यान से समझ लेना मेरी बात, करंट की क्या होती है आपकी डायरेक्शन, और वो होती है आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसा कि आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, एक्चुअल जो डायरेक्शन है वो उल्टी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि 2 डायरेक्शन है, एक एक्चुअल डायरेक्शन है, एक कन्वेंशनल डायरेक्शन है, ठीक है। ये वाली आपकी कन्वेंशनल डायरेक्शन है, ठीक है। तो यही हम लोग आपका पढ़ते चलते आए हैं, क्या है आपका कन्वेंशनल डायरेक्शन, ठीक है। असल में क्या होता है एक्चुअल डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। इवन अब एक बात ध्यान से समझना, नोट करके, करंट के पास दोनों चीजें हैं। करंट के पास बच्चों आपका मैग्नीट्यूड भी है और करंट के पास डायरेक्शन भी। आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक है, कि करंट के पास आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, फिर भी इसके पास क्या है आपकी डायरेक्शन भी है, ठीक है। आफ्टर दैट दोनों चीजें होने के बाद भी ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। यस, ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया, ये कैसी क्वांटिटी आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान से समझ लो इस बात को, ठीक है। दोनों चीजें होने के बाद भी ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो करंट कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर। तो करंट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरी कहानी क्या है करंट की। करंट को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ना बच्चों, उसको बोलते हो आप लोग बेसिकली एमीटर। अब इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे आप लोग एक गोला बनाते हो, उसके अंदर ए डालते हो, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं एमीटर। ध्यान से समझना, एमीटर को हमेशा आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हो। कौन से कॉम्बिनेशन में लगाते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और जो करंट एमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों, आगे जाके पढ़ोगे रेजिस्टेंस क्या होता है, वो होता है आपका लो। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो। और आपको किस कॉम्बिनेशन में लगाना है, एमीटर को आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना है, ठीक है। दूसरा डिवाइस है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपका एक ऐसा डिवाइस है जो आपको बताता है प्रेजेंस ऑफ करंट को। यस, क्या बताता है, आपकी प्रेजेंस ऑफ करंट। अगर आपको ये बताना है कि आपके जो सर्किट है उसमें प्रेजेंट है या नहीं करंट, तो उसमें आप किस डिवाइस को यूज करते हो, आप लोग गैल्वेनोमीटर को यूज करते हो। गैल्वेनोमीटर का भी सिंपल है, जी आप लोगों ने लिखा, एक आपका
आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या बन गया आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो करंट के बारे में आपको एक बुनियादी समझ में आ गई कि सर करंट हमें समझ में आ गया करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसके बाद डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होती है। आफ्टर दिस ये इतना होने के बाद भी आपका स्केलर क्वांटिटी, इसको मेजर करने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है, जिसका रेजिस्टेंस लो होता है, जिसको हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। किसी वायर में करंट है या नहीं उसको मेजर करने के लिए हम लोग इस डिवाइस का यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग गैल्वेनोमीटर। ये करंट के बारे में कुछ बुनियादी बातें। अब करंट फ्लो क्यों करता है इसका रीजन समझ लो। ठीक है, जैसे आप लोग ध्यान से देखो, मेरे पास आपका केस पहला है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, केस नंबर 1 है आपका। ठीक है, और ये वाला क्या है आपका, ये आपका केस नंबर 2 है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, केस नंबर 1 में क्या आपका वाटर फ्लो करेगा, ध्यान से बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे करंट का आपका जो वाटर है क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लेवल में फर्क है, किसका फर्क है, लेवल में फर्क है, वाटर लेवल में क्या है फर्क है। ये पूरा भरा हुआ है, हाइट पे भी है, और ये आपका कम भरा हुआ, तो इस लेवल तक आते आते ये पानी यहाँ में फ्लो करेगा। ठीक है, यानी कि इस लेवल को बराबर करना है, यानी कि जब भी कोई भी चीज फ्लो करती है ना तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, हाई कंसंट्रेशन से आप लोग क्या कह सकते हो, किसकी तरफ जाती है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है बच्चों। ठीक है, किसकी तरफ जाती है, आपकी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से और लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, और यही रीजन है, ये जो दोनों लेवल है ना इनको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हो आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से समझ लो, मैं इनको बोलता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिनको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से ही आपका करंट फ्लो कर पाता है, क्योंकि एक लोअर पोटेंशियल होता है, एक हायर पोटेंशियल होता है, तो हाई से लो की तरफ हमेशा चीजें क्या करती हैं, फ्लो करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आई होप कि ये आपके सामने विजिबल हो, तो ध्यान से समझे मेरी बात। ठीक है, असल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज होता है ना, चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होता है जिसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इतना ज्यादा आपको इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना समझो क्या होता है आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर आपको पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, यानी कि आप लोगों के पास कोई भी चार्ज पड़ा हुआ है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एक पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए के ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज the work done to move a unit positive charge from infinity to that point, यानी कि ये आपका इन्फिनिटी पे हायर पोटेंशियल, ये तो लोअर पोटेंशियल क्या एक बात होगी। ठीक है, इन्फिनिटी से अगर आपने चार्ज उठाया और उस पॉइंट पे लेके आए तो उस टाइम पे जो वर्क डन किया ना उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आई होप के क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इन्फिनिटी से और एक आपको कहां पे उठाना है, आपका बेसिकली उस पॉइंट तक लेके आना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, देखो ये आपका चार्ज था, एक पॉइंट यहाँ पे है, हमने क्या किया, इन्फिनिटी पे चार्ज रखा था, इसको उठाया, यहाँ पे जो वर्क डन हुआ ना इसको क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इन्फिनिटी से एक पॉइंट, लेकिन एक पॉइंट से और अगर दूसरे पॉइंट पे मूव करना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो, उसको बोलते हो आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से समझ लो, क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका फॉर्मूला ध्यान से समझ लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वर्क अपॉन में चार्ज, क्योंकि वर्क आपने किया किसको मूव करने के लिए किया, चार्ज को मूव करने के लिए किया, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला हो गया, वर्क अपॉन में चार्ज। एक इंपॉर्टेंट बात और, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट। स्पेलिंग ध्यान से समझ लो, WOLT नहीं VOLT, वोल्ट, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, V से। अब आपका चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो, बात एक ही कंसीडर करके चलेंगे मैथमेटिकली, दोनों की यूनिट क्या होगी आपकी, वोल्ट होगी। ठीक है, तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको समझना है। इसको मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए आप लोग किस डिवाइस का यूज करते हो, वोल्ट मीटर का। ये आपका सिंबल होता है एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। खास बात क्या है, इसको हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है और इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर जो हो गया उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा लगता है। और हमने इससे पहले एम मीटर के बारे में पढ़ा था, तो एम मीटर के बारे में क्या पढ़ा था, हमने एम मीटर के बारे में देखा था, उसको आप लोगों ने किस कॉम्बिनेशन में लगाया, सीरीज में, और जो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कैसी थी, उसकी लो थी। ठीक है, इसका अपोजिट होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, सारे डिवाइस आपको समझ में आ गए। अब मेरे को मान लो यहाँ पे आपका एम मीटर पड़ा है, यहाँ पे वोल्ट मीटर पड़ा है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे स्विच है। ठीक है, सबको कनेक्ट कर दिया वायर से, तो ये क्या कहलाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इस कनेक्शन को क्या बोलते हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट।
ठीक है, क्या बोलते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट। जो अभी आपने पीछे देखा, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब एक ऐसा कंडक्टिंग पाथ जिसमें आपकी वायर होती है, अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं और जिनके बीच में स्विच लगा होता है, ठीक है, टर्मिनल के बीच में, बैटरी के बीच में, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं। किसका करते हैं, सिंबल, ठीक है। किसका यूज करते हैं आप लोग, सिंबल का। सिंबल कौन कौन से, ध्यान से देखो, जैसे ये आपका सिंपल है, ये आपका फैन है। फैन असल में एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आपका एक रेजिस्टेंस है फैन, ठीक है। यहाँ पे वायर लगा हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, इसका प्लग है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका प्लग है और यहाँ पे इसका स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका कंप्लीट बन गया ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। यस, क्या बोलते हो आप लोग इसको, इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप कि समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए आपको कुछ सिंबल्स की जरूरत होती है। कौन कौन से सिंबल, एक बार आप लोग देखो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको। देखिए, सर्किट डायग्राम जब आप लोग बनाते हो, ये आपका एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये होता है सेल। अगर नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट कर देते हो तो ये होता है बैटरी, ठीक है। ये है आपका ओपन स्विच, ये है आपका क्लोज स्विच। ये रेजिस्टेंस होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ये बल्ब होता है, अच्छा, ये वायर का जॉइंट होता है, ये वायर होती है क्रॉस सेक्शन में। ये एमीटर, ये वोल्ट मीटर, ठीक है। ये सारे डिवाइस ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ सिंबल है जो आप लोगों ने पढ़ भी लिए होंगे, उम्मीद करता हूं, और नहीं पढ़े तो आपके टीचर भी करवा देंगे। इस पे ज्यादा ऐसा कुछ रिसर्च करने वाली बात है नहीं, हम लोग इसको धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 100% इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, 100% इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपका ओम्स लॉ। मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की कि ये क्वेश्चन हमेशा से ही आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता रहा है, चाहे इस पे न्यूमेरिकल पूछे, चाहे इसका डेरिवेशन पूछे, चाहे इसकी डेफिनेशन पूछे। तो आप लोग पिछले 10 साल के पेपर उठा सकते हो और वहां पे चेक कर सकते हो कि ओम्स लॉ आया कि नहीं आया। तो ओम्स लॉ को करने से पहले ध्यान से समझो, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ ओम नाम के साइंटिस्ट ने, जिसने क्या किया, एक आपका वोल्ट एमीटर लिया, एक वोल्ट मीटर लिया, एक बल्ब लिया, एक स्विच लिया और एक बैटरी लिया, और इन सबको कनेक्ट करके एक एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। उसके बाद उसकी कुछ रीडिंग ऐसे आई, मतलब जब उसने वोल्टेज को 0 रखा तो उसको करंट 0 मिला, उसने वोल्टेज को 2 रखा तो करंट 1 मिला, 4 रखा तो 2 मिला, 6 रखा तो 3 मिला, यानी कि एक सिमेट्री मिली। और इस सारी जो रीडिंग थी इनको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। जब उसको ग्राफ पे प्लॉट किया ना तो उसको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, यानी कि ये क्या मिला, आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यानी कि इसने ट्राई किया कि जो आपका वोल्ट है, वोल्ट किस तरीके से आपका कनेक्ट करता है किसके साथ, एम्पियर के साथ, ठीक है, किसके साथ, एम्पियर, यानी कि करंट के साथ कैसे कनेक्ट करता है, ये रिलेशन ओम्स ने फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो यहां से उसकी डेफिनेशन निकल के आई। ध्यान से समझो, अगर कोई भी वायर लेते हो, उस वायर का टेम्परेचर अगर आप लोग कांस्टेंट कर देते हो, वैसे डेफिनेशन में आपको फिजिकल क्वांटिटी शब्द मिलेगा, लेकिन 99% आप लोग क्या लिख सकते हो, टेम्परेचर। अगर आपने किसी भी वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया ना, तो ओम्स ने क्या कहा, ध्यान से देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the electric potential difference across the terminal। यानी कि उसने क्या कहा, जो करंट है ना, करंट वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, पोटेंशियल के ऊपर, V के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। या आप ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। मैथमेटिकली हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ध्यान से समझो, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दें तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा। आई हमारा था, हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज कर लिया जिसका नाम क्या है, आर, ठीक है। आर को कहते हो रेजिस्टेंस, जो होता क्या है असल में, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यानी कि मैथमेटिकल डेरिवेशन में आपने एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाने के लिए एक ऐसा कांस्टेंट यूज किया जो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता है, ठीक है। तो ये आपका ओम्स लॉ था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। दैट्स व्हाई ये सबसे इंपॉर्टेंट 100% आने वाला क्वेश्चन है। और इसका ग्राफ मैं बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया और करंट को आपका एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, और हमें मिला क्या, हमें मिला एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। क्या मिला आप लोग
लोगों को स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो ये जरूरी बातें हैं, ठीक है। और आर यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आया, यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का असल में आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस में होता क्या है, ये जो धक्का लगा रहा है ये होता है आपका पोटेंशियल, क्या होता है आपका पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो आपका फ्लो कर रहा है ना, ये आपका मान लो इलेक्ट्रॉन या चार्ज है, ये क्या है आपका चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे जो इसको खींचने की कोशिश कर रहा है रेड कलर में जो आपको एक दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये रेजिस्टेंस। अब यहाँ से आप लोग इस विजुअल से अंदाजा लगा सकते हो कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि जब चार्ज फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, उसको जो अपोज करता है ना, उसको रोकने की कोशिश करता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं आप लोग, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, रेजिस्टेंस बोलते हो, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये फिक्स रेजिस्टेंस है, अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हो तो इसको ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है, या कई कई किताबों में आपको ऐसा भी देखने को मिलता है कि ऐसा वाला, ठीक है। ये क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप लोग देख लो, रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इज अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कोड रेजिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का जो अपोजिशन करता है फ्लो में, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है आपकी, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, क्योंकि ओम्स लॉ के रिगार्डिंग रिजल्ट क्या है, V इक्वल्स टू IR, R की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, क्या बन जाएगा आपका V अपॉन I, ठीक है। ये क्लियर आपको समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली क्या कुछ सीन है, ठीक है। अच्छा, जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट होती है ओम, ओम का सिंबल देख लो, क्योंकि ओम ने डिस्कवर किया, दैट्स व्हाई इसका जो सिंबल है इसके नाम पे रख दिया गया, ये क्या है आपका ओम, ठीक है। तो ये एक बेसिक बुनियादी बात है जो आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का बच्चों मीनिंग क्या होता है, कैसे कैसे आप लोग उस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का पूरा गेम समझ में आया, चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हो रिहोस्टेट, ये वही है जिसमें अलग अलग वैल्यूज आप लोग सेट कर सकते हो। अभी अभी हमने जिसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया, ऐसे, या फिर आपका दूसरा तरीका क्या है, आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों तरीके क्या बताते हैं, ये दोनों तरीके रिप्रेजेंट करते हैं आपके किसके, रिहोस्टेट। रिहोस्टेट का मतलब क्या होता है आपका, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये कह रहे हैं ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू लगातार आप लोग बदल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, जो आपका रेजिस्टेंस है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे तो करता तीन पे है, लेकिन दो आप लोग कंसीडर करो, लेंथ के ऊपर। अगर आप लोग जितना बड़ा लेंथ लेके चलोगे ना, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, ये बात आप लोग समझ लो, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ाया तो लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटाया तो लेंथ घटेगा। अगर रेजिस्टेंस को दो गुना कर दिया तो लेंथ भी दो गुना हो जाएगा, या लेंथ को दो गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, दो गुना। लेंथ को अगर घटा दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि मोटाई, कितना मोटा आप लोग लेके चलते हो। तो यहाँ पे आपको समझना है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कहने का क्या है, अगर आप लोग जितना मोटा वायर लोगे उतना कम रेजिस्टेंस, जितना पतला वायर लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों फैक्टर के ऊपर अच्छे से डिपेंड करता है। अच्छा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान से समझे, ये आपका कंडक्टर के केस में होता है, ध्यान से समझ ले। किसके केस में होता है, कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे जितना ज्यादा गर्म होता जाएगा आपका वायर, उतना इसमें रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे रेसिस्टिविटी को समझने से पहले ध्यान से समझो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये पहला डेरिवेशन, ठीक है। आर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड थी। दोनों को आप कैलकुलेट कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर दोनों को अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A, इसको हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा, इक्वल टू का साइन आए, कांस्टेंट आ गया रो L अपॉन में A। अब यहाँ पे ध्यान से समझो मेरी बात, जो आपका रो आया है ना, रो, ये रेसिस्टिविटी होता है। रो वैसे तो यहाँ पे किसका काम करता है, यहाँ पे काम करता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज रेसिस्टिविटी, इसको बोला क्या जाता है RHO, ध्यान से समझ ले, क्या है आपका रो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। रेसिस्टिविटी क्या होता है, ध्यान से समझो, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की विच रिप्रेजेंटेड बाय द रो, ठीक है। ये क्या करती है, रो के द्वारा इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका रेजिस्टेंस तो दो फैक्टर पे डिपेंड हो गया, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे,
और आपका तीसरा किस पे था, टेम्परेचर पे। लेकिन एक बात ध्यान से समझे, जो आपकी रेसिस्टिविटी है ना वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करती है। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेसिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं होता है। इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो क्या बनेगी, ओम मीटर। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इसकी यूनिट क्या बनेगी, ओम मीटर। करके दिखा देता हूं, जैसे आप लोगों ने क्या निकाला, R इज इक्वल टू द रो L अपॉन में A। आपको ये चाहिए तो इधर ले आओ, R A अपॉन में कितना हो गया, L इज इक्वल टू द रो। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होती है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, क्या बच गया आपका, ओम मीटर। तो ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रो से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, रो इज इक्वल टू द R A अपॉन में L। कैसे आया मैंने बता दिया, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी थी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और है कि ये जो आपके मटेरियल वायर है उसको प्लास्टिक से क्यों कोट किया जाता है, आप सभी को पता है, ताकि करंट ना लगे, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, कंडक्टर क्या होता है और एक आपका इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो खुद के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की इजाजत दे देते हैं, या जिनके अंदर से करंट फ्लो हो जाता है। जिनके अंदर से करंट फ्लो किया उसको क्या बोलते हो, कंडक्टर, और जिनके अंदर से अलाउ नहीं हुआ उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जैसे कॉपर हो गया कंडक्टर है, जैसे आपका मेटालिक कोइन हो गया कंडक्टर है, एल्यूमिनियम हो गया कंडक्टर है। लेकिन लकड़ी है वो क्या है, इंसुलेटर। रबर क्या है, इंसुलेटर। प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर। इनके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता है और इनके अंदर से हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इन रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल में। रेजिस्टर को कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला क्या है बच्चों आपका, सीरीज। ध्यान से समझना मेरी बात, पहला कौन सा तरीका है, सीरीज का। दूसरा कौन सा तरीका है, पैरेलल का। ध्यान से समझना, अब मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्या है आपका, सीरीज है। तो सीरीज में होता क्या है, असल में हम कॉम्बिनेशन करते हैं हेड टू टेल का या पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल का। ठीक है, जहां पे ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा उसको क्या बोलोगे, सीरीज। लेकिन दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहां पे आप लोग हेड टू हेड बोल दो या फिर पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है। ध्यान से समझना मेरी बात, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये मान लो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये रेजिस्टेंस क्या है आपका दूसरा। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल। सीरीज में क्या होगा, ध्यान से देखो, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस है, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों का अगर जोड़ दूं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सीरीज। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दो कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको जरूर क्या करना है, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपने R1 प्लस R2 प्लस R3 को क्या कर दिया है, सीरीज में जोड़ दिया है। अब सीरीज में क्या होता है, असल में ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रॉन इनको फ्लो करना है, एक ही रास्ता है, क्या है आपके पास, एक ही रास्ता है। तो धक्का मुक्की ज्यादा होगी, धक्का मुक्की ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ध्यान से देखो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैव अ सिंगल पाथ टू कंप्लीट द सर्किट, दैट्स व्हाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज इन द सीरीज। ठीक है, क्योंकि धक्का मुक्की ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना मेरी बात, ये R1 है, ये R2 है, R3 है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज V1 V2 और V3, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट रहता है सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, करंट आपका सेम, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग रहता है, डिफरेंट रहता है। वो क्या रहता है आपका, डिफरेंट। जैसे यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे क्या है आपका V3, लेकिन करंट क्या रहता है, सेम। तो जो चीज बदल रही है उसका ही डेरिवेशन लेके चलेंगे। ध्यान से समझो, आपकी बदल क्या रही है, आपकी V। तो मैंने टोटल मान लिया, टोटल कितनी है V, और कौन सा कॉम्बिनेशन है सीरीज में, आप क्या कह सकते हो, V1 प्लस में V2 और प्लस में V3 बन गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू I R। ठीक है, अब यहाँ पे VS कर दिया तो I R, क्योंकि आपका जो करंट है वो तो सेम है। ठीक है, अब अगर V1 करना चाहूं तो क्या बनेगा, I R1। अगर मैं V2 को करना चाहूं तो क्या बनेगा, I R2। और मैं V3 को करना चाहूं तो क्या बनेगा, I R3। इन सबको कनेक्ट कर दें, अगर सबको कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे VS की वैल्यू क्या है, VS की वैल्यू आपकी है I RS। ठीक है, उसके बाद आपका I R1 प्लस में क्या बनेगा, I R2 और प्लस में क्या बनेगा आपका I R
3। इधर से आप लोग I कॉमन कर लो तो क्या बन गया R1 प्लस में R2 प्लस में कितना बन गया आपका R3, ठीक है। और इधर क्या हो गया आपका I RS, I से I क्या हो गया कैंसिल, तो RS इज इक्वल टू द R1 प्लस में R2 प्लस में कितना हो गया आपका R3। तो ऐसे आपका क्या बनता है बच्चों, रेजिस्टेंस जुड़ गया मतलब क्या हो गया इंक्रीज। तो ये वाला डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल मैंने करके भी दिखाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया, सबको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, N के लिए भी क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेलल में इस तरीके से जोड़ते हैं, मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग रास्ते मिल गए, यानी कि कुछ इधर से निकल जाएंगे, कुछ इधर से निकल जाएंगे, कुछ इधर से निकल जाएंगे। तो दैट्स व्हाई इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि करंट बदल जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज क्या रहेगा सेम, ठीक है। तो जो करंट बदला है उसकी वैल्यू अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं I पैरेलल इज इक्वल टू द I1 प्लस में I2 और प्लस में कितना हो गया आपका I3, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है V इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू निकाल लो, क्या हो गया V अपॉन में R, V रहता है सेम, तो यानी कि आप लोग IP की वैल्यू क्या कह सकते हो V अपॉन में RP। अच्छा I1 की वैल्यू क्या कह सकते हो V अपॉन में R1। अच्छा I2 की वैल्यू क्या कह सकते हो V अपॉन में R2। I3 की वैल्यू क्या कह सकते हो V अपॉन में R3, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे। जब आप लोग इसमें पुट करोगे IP इज इक्वल टू द I1 प्लस में I2 प्लस में कितना हो गया आपका I3, इसकी वैल्यू क्या बनी थी आपकी V अपॉन में R पैरेलल, ठीक है। वे आपका यहाँ पे क्या बना था V अपॉन में R1 प्लस में V अपॉन में R2 और प्लस में V अपॉन में R3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो आप लोग राइट हैंड साइड से V कॉमन कर लो, V कॉमन कर लोगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन में R3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बन गया 1 अपॉन RP इज इक्वल टू द 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3, क्या होगी टोटल नेट रेजिस्टेंस क्या होगी डिक्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, सारा मैंने प्रोसेस यहाँ पे करके भी दिखाया हुआ, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या सीन होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या सीन होता है, ठीक है। विच कनेक्शन इज यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब आप लोग ध्यान से समझे कौन सा हम सीरीज वाला करते हैं कि पैरेलल वाला। सीरीज में जितने भी डिवाइस है एक ही सर्किट से, एक ही आप लोग कह सकते हैं स्विच से कंट्रोल होते हैं। अगर एक डिवाइस खराब हो गया तो सारे खराब हो गए, ये दो बड़े डिसएडवांटेज है। दैट्स व्हाई जो हमारे जो घर की जो फिटिंग है वो पैरेलल में होती है, सीरीज में नहीं होती है। किस में होती है आपकी पैरेलल में होती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या फायदे। देखो पहले तो आपको हर किसी सर्किट के लिए अलग से क्या मिल जाएगा स्विच मिल जाएगा। अगर एक डिवाइस खराब हो गया तो ये दोनों चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन सीरीज में ऐसा क्या होता है एक खराब हो गया तो पूरा सर्किट खराब, सबको कंट्रोल करने के लिए एक आपका स्विच रहता है, ठीक है। यहाँ पे आई होप कि आपको क्लियर हो ही गया होगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ होता है। इसके अलावा आप लोग देखते हो जो भी आप लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करते हो ना वो कहीं ना कहीं गर्म हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि वहां पे होता है आपका एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब व्हेनेवर द करंट इज पासिंग थ्रू अ सर्किट, ठीक है, हीट इज प्रोड्यूस, इसको क्या बोलते हैं आप लोग हीटिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो हीट कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हीट आपकी 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, heat is directly proportional to the resistance and heat is directly proportional to the temperature। इन तीनों को कनेक्ट कर दें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा H is directly proportional to the I square R और T, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1 होती है, दैट्स व्हाई हम लोग क्या कह सकते हैं H इज इक्वल टू द I स्क्वायर R इनटू में T। ये जो आ गया ये क्या कहलाता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप लोग क्या बोलते हो जूल्स लॉ, ठीक है। व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू एनी सर्किट, ठीक है, हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट या फिर जूल्स इफेक्ट, ठीक है। आप लोग इसको क्या कह सकते हो जूल्स कह सकते हो। हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही कुछ डिवाइस काम करते हैं। आपकी जो प्रेस है वो काम करती है, रूम हीटर, आपका जो बल्ब है, आपका गीजर है और फ्यूज है, ये सब किसके ऊपर काम करते हैं हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। एक बुनियादी समझ इलेक्ट्रिक बल्ब के ले लेते हैं। बाहर ग्लास कांच लगा होता है, अंदर एक गैस भरी होती है, जनरली नाइट्रोजन होती है या फिर आर्गन होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक फिलामेंट लगा होता है जो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझो इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में ये जो आपको फिलामेंट दिख रहा है, ठीक है, ये किसका बना होता है टंगस्टन का, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बहुत ज्यादा, दैट्स व्हाई किसका बनाया जाता है टंगस्टन का। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बच्चों बहुत ज्यादा होता है
दैट्स व्हाई हम लोग इसका फिलामेंट किसका बनाते हैं, टंगस्टन का। अब गलती से मान लो ग्लास टूट गया तो आग लग जाएगी, इससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ग्लास क्या करते हैं, यूज करते हैं, और इसके अंदर इनर्ट गैस भरी जाती है ताकि वो एक सेपरेशन मेंटेन कर सके ऑक्सीजन लेवल से, ठीक है। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब फ्यूज एक क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है, आप सभी को पता है। कभी भी सर्किट में कोई भी गड़बड़ हो जाए तो सबसे पहले फ्यूज उड़ेगा और आपका सर्किट बच जाएगा, ठीक है। प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट इन द सर्किट में एक्सेस फ्लो करंट से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेफ्टी डिवाइस का यूज करते हैं। ये इसका होल्डर होता है, ये वायर लगी होती है और ये सॉकेट होता है। होता क्या असल में कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये टूट जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी तो आगे का सर्किट क्या हो गया, बंद हो गया, तो आपका जो सर्किट है वो बच जाता है, ठीक है। तो फ्यूज है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। हीटिंग फिलामेंट, निक्रोम वगैरह ये सब हमने पढ़ लिए कि एग्जैक्टली क्या कुछ सीन होता है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ निक्रोम है, निक्रोम के कुछ फायदे देख लो, हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, डज नॉट ऑक्साइड एंड बर्न एट अ हाई टेम्परेचर। इसको आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, जला नहीं सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन देख लो, द रेट एच विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेट या फिर कंज्यूम, ठीक है। जिस रेट के ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है ना उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर के केस में ऐसा यूनिट क्या होती है, वोट होती है, ठीक है। अच्छा, पावर के तीन फॉर्मूले होते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, आई स्क्वायर आर, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, और वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तीन फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। हीट के भी आप तीन फॉर्मूले बना सकते हो यहीं से, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। अच्छा, एक यूनिट ये आपको दी हुई है 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वाट के इक्वल होता है। इसकी यूनिट क्या लेके चले हम लोग, WATT, वाट जिसको बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने सारी चीजें देखी हैं, हमने करंट को देखा, हमने ओम्स लॉ को देखा, हमने रेसिस्टिविटी को देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर को देखा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखा। तमाम बातें हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर सही से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आई विल ट्राई टू सोल्व, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यार लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए।